सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद ही स्काई को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आरू जल्दी होती है नितिन की शादी में। अब उसके आगे आरू हवेली से बाहर आती है जहाँ की उसकी गाड़ी खड़ी थी। इधर पप्पू आरू का सामान लेकर आता है और आरू जाके कार में बैठ जाती है। उसी कार के पैसेंजर सीट पर पप्पू भी बैठ जाता है और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी निकल जाती है। आरू कार में बैठे बस वहाँ की सड़कों को देख रही थी। उसका फेस भले ही शांत था लेकिन उसके अंदर सवालों का बवंडर उठ रहा था। एक सुनामी उठ रही थी। वो एकटक खाली आंखों से सड़कों को देखते हुए कहती है, मैंने जो जो करने को कहा वो कर दिया ना। जिस पर पप्पू उसकी बात में सहमति जताते हुए कहता है, आपने जो कहा मैंने सब करवा दिया है। पप्पू की बातें सुन के आरू के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसका चेहरा शांत था। अगर ये कहा जाए कि ये तूफान से आने वाली पहले की शांति है तो ये गलत नहीं होता। इधर सूरज ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। वही मासूम सी तुलसी अभी भी अपने बेड पे पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसकी घनी पलकों पर आंसुओं की बूंदें ठहरी थी। साथ ही उसके गालों पर भी आंसुओं के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि रोते रोते उसकी आंख लगी है। तुलसी की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगती हैं और उसकी नींद खुल जाती है। कुछ ही देर में वो अपना सर पकड़े बेड पर बैठती है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इस दर्द की वजह भी उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही थे। तुलसी साइड में पड़ा अपना दुपट्टा उठाती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त तुलसी वॉश बेसिन के सामने खड़ी मिरर में खुद को देख रही थी। उसका फेस मुरझा गया था। उसकी आंखें ज़्यादा रोने के चलते सूज चुकी थी। बाल पूरे बिगड़े हुए थे। खुद की ऐसी हालत देखकर एक बार के लिए तुलसी को फिर से रोना आता है और वो सुबकने लगती है। उसके आंखों से मानो आंसू की धारा रुकना ही नहीं चाहती थी। तुलसी गहरी सांस छोड़ती और फिर नल चालू करके अपने फेस पे पानी मारने लगती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। तुलसी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। तभी उसकी नज़र सोफे पे बैठे पति पत्नी पे जाती है, जिससे नितिन काफ़ी खुशी से बातें कर रहा था। नितिन का ये रुख तुलसी के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था। उसने आज से पहले नितिन को इस तरह खुल के हंसते हुए नहीं देखा था और ये पहली बार था जब वो अनजान चेहरे को देख रही थी। वरना नितिन को कभी पसंद नहीं था कि उसकी विला में कोई उसकी इजाज़त के बगैर आए। तुलसी एकटक बस सीढ़ियों पे खड़ी उन सभी को देख रही थी। तभी नितिन की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज़ देते हुए कहता है, अरे तुलसी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? नीचे आओ, देखो कौन आया है। मेरे मम्मी पापा आए हैं। नितिन की आवाज़ सुन के तुलसी धीरे धीरे चल के उसके पास आती है और शिवराज के पैर छूती है। उसके साथ में उनकी वाइफ भी थी, तो वो उनके भी पैर छूती है। तो शिवराज की वाइफ, जिनका नाम नंदनी था, वो भी उसे खुशी खुशी आशीर्वाद देती हैं। वही शिवराज की नज़रें बस तुलसी पे बनी हुई थी। नंदनी जी
को तुलसी काफ़ी जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो अपने मन में उठ रहे सवालों को उसके सामने रखते हुए कहती हैं, बेटा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उनके मुंह से ऐसी बातें सुन के तुलसी को कुछ धुंधली यादें याद आने लगती हैं, जिसमें एक लड़की से शादी कर रही थी। फिर लड़की खाई के पास थी। उस लड़की के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मनहूस। ये सब याद आते ही वो अपने कानों को दोनों हाथों से ढक के जोर से चिल्लाती है, नहीं, नहीं हूँ मैं मनहूस, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसे तुलसी ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसे इस तरह से पैनिक करता देखकर सभी घबरा गए थे। नंदिनी जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आगे जैसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी शिवराज उनकी कलाई मजबूती से पकड़ के दांत पीसते हुए कहता है, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, ज्यादा चक्का जासूस बनने की जरूरत नहीं है। शिवराज ने काफी मजबूती से नंदिनी जी की कलाई पकड़ी हुई थी, जिसके चलते उन्हें दर्द भी हो रहा था और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तुलसी की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। तभी शिवराज अपने बेटे से कहता है, जा बेटा, बहू को रूम में ले जा, मैं इसके लिए दूध भिजवा देता हूँ। नितिन हाँ में सर हिलाकर तुलसी को झट से गोद में उठाता है और उसे लेके रूम की तरफ बढ़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है नंदिनी जी के मन में अनेकों सवाल। इस वक्त उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। वो शिवराज से पूछती हैं, ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका और ये कहाँ से है? नंदिनी जी के एक के बाद एक पूछे गए सवालों से शिवराज खिंचते हुए उनकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ के दांत पीसते हुए कहते, चुप, एकदम चुप। मैं तुम्हें यहाँ बस अपने बेटे के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी माँ आए। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के चलते मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए मुझे लगता है तुम्हारे लिए वो चार दीवारी ही सही थी। मैंने थोड़ी सी उंगली क्या पकड़ा दी, तुम तो भाई सीधा गला पकड़ने पर उतारू हो गई। अपने बेटे की शादी में आई हो तो शादी का लुत्फ उठाओ। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इतनी पंचायत मत करो। इतना कहकर वो झटके से उन्हें धक्का देकर वहां से चला जाता है। वहीं नंदिनी जी फर्श पे गिरी अपने नम आंखों से कहती है, नहीं, मैं उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं ये जान के रहूंगी कि वो कौन है और इसके लिए मैं अपने बेटे को अपने पति के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। नंदिनी जी की आंखों में आज एक अलग ही चीज देखने को मिल रही थी। इधर दूसरे दिन दूसरा दिन आता है और आज शादी का फंक्शन शुरू होने वाला था। आज तुलसी की सगाई थी। वो इस वक्त अपने रूम में शीशे के सामने बैठी थी। तुलसी ने बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था। आज वो कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। लेकिन जो खुशी और जो चमक उसके चेहरे पर होनी चाहिए थी, उसका नामो निशान तक उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। अगर उसे कोई देखता तो यही कहता कि उसका सिर्फ शरीर ही यहाँ है, बाकी उसकी आत्मा कहीं और ही है। तुलसी बस भूत बनी खड़ी थी। वहीं वहाँ मौजूद मेकअप आर्टिस्ट उसे चूड़ियाँ पहनाते हुए कहती है, मैम, आप बहुत खूबसूरत हो, एकदम चांद का टुकड़ा। आपको देख के ऐसा लगता है मानो चांद जमीन पे आ गया हो। ये सब वो मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी खुश होके कह रही थी, मानो तुलसी की तारीफ करने पर वो सोने से लद जाएगी। वो मेकअप आर्टिस्ट अपनी धुन में कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। वही तुलसी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। इस वक्त वो अपनी ही उधेड़-बुन में थी। वो मेकअप आर्टिस्ट तुलसी को तैयार करके वहाँ से चली जाती है।
तुलसी ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा था। वो पलकें झुकाए हुए बैठी थी। वो धीरे धीरे अपनी पलकें उठा के जब खुद को शीशे में देखती है, कितनी खूबसूरत लग रही थी तुलसी, मानो सर्द में ओस की बूंद। वो खुद को देख ही रही थी कि अचानक से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने दिल पे हाथ रख के मन में कहती है, ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना वापस आने वाला है? तुलसी का दिल इस वक्त कुछ इस कदर धड़क रहा था मानो अभी उछल के बाहर आ जाएगा। इधर आरू एयरपोर्ट पे आ गई थी। काफी लोग आरू को जानते थे। यहाँ आरू अपने काफी खतरनाक लुक में थी। वो रॉब से चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर आती है और पप्पू भी उसके साथ ही था। एयरपोर्ट के बाहर ही उसकी गाड़ी थी। आरू जाकर कार के पिछली सीट पे बैठ जाती है और वहीं उसके बैठते ही वहां से गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई चलने लगती है। आरू एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता है, जिसके चलते आरू ने अपने मुंह पे मास्क लगाया था, लेकिन उसकी गहरी आंखें बराबर सड़कों पे बनी हुई थी। वो अपने मन में कहती है, बस कुछ पल की दूरी है। मेरे 3 साल के इंतजार के बाद ये दूरी तो कुछ भी नहीं है। मैंने 3 साल की तड़प के आगे इन रास्तों की लंबाई कुछ नहीं है। बस कुछ देर इंतजार कर लो, बहुत जल्द आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास, और इस बार हमारा मिलन हो के रहेगा। ऐसा मिलन होगा कि कोई चाह कर भी फिर हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। तड़प रही हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए, और मुझे पता है तुम्हें भी मेरी याद आ रही होगी और तुम भी वहाँ तड़प रही हो। लेकिन तुम्हारी ये आरू अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देगी। इस वक्त आरू के चेहरे पर एक सुकून था जो मार्क्स के चलते नजर नहीं आ रहा था। इधर तुलसी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रख के कहती है, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास आने वाला है, कोई बेहद करीबी, जिससे कोई गहरा रिश्ता हो। तुलसी को इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके माथे पर हल्के हल्के पसीने आ रहे थे। तभी नंदिनी जी रूम में आती हैं। तुलसी को देखकर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जाती हैं और तुलसी की बलाइयाँ लेते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। इतना कहकर वो अपने आँख से काजल निकाल के उसके कान के पीछे लगा देती हैं। वहीं तुलसी बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। आज से पहले उसे ऐसा अपनापन किसी से महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि माँ के प्यार का एहसास क्या होता है उसे नंदिनी जी को देख के महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो। तुलसी की नम आंखें देखकर नंदिनी जी घबराकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरती हैं और प्यार से कहती है, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नंदिनी जी की आवाज में एक अलग ही फिक्र नजर आ रही थी। तुलसी नंदिनी जी से अलग होके अपने आंसुओं को पोंछ के नाम सरिला के कहती है, आज से पहले मैंने कभी किसी से इतना प्यार और दुलार नहीं किया। अपना अतीत तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपको देखकर एक ममता का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो मैं अपनी माँ के छाया में हूँ।
तुलसी ये सब कहते हुए काफ़ी भावुक हो गई थी। वहीं नंदिनी जी उसे अपने गले से लगा के कहती हैं, ना बेटा, इतनी खुशी के मौके पर ऐसे रोते नहीं हैं, और तुम तो मेरी बेटी ही हो। मम्मी तो क्या कहना तुम मुझे, एक दिन तुम्हारी ये मम्मी अपने माँ का भी फर्ज जरूर निभाएगी। ये सब नंदिनी जी खोए हुए अंदाज में कहती हैं। तभी उनके दिमाग में कुछ आता है और वो तुलसी से दूर होकर कहती है, देखो बेटा, मुझे तुझसे मिले इतना वक्त हो गया और अब तक मैं तुझसे तेरा नाम भी नहीं पूछा। जरा मैं भी तो जानूं कि मेरी इस प्यारी सी लाडो का क्या नाम है। नताशा जी की बातें सुन के तुलसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तुलसी कुछ कहती है जिससे कि नताशा जी हैरान रह जाती हैं। इधर नताशा जी तुलसी को नीचे लेकर आती हैं। उनके चेहरे पर एक घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन वो अपनी घबराहट किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वही तुलसी की नजरें झुकी हुई थी। सगाई में आए सभी लोगों की नजरें मानो तुलसी की खूबसूरती में ही टिक गई थी। सभी लोग एकटक तुलसी को देख रहे थे। वहीं इतने सारे लोगों की नज़र खुद पे महसूस करके तुलसी को काफ़ी घबराहट हो रही थी। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब वो कॉलेज भी जाती थी तो सिर्फ दिव्या के साथ ही रहती थी। दिव्या के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था और कॉलेज में ज़्यादातर लोगों से दूरी बनाई रहती थी और ना ही कभी किसी पार्टी में जाती, जिसके चलते ये सब उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वो धीरे धीरे चल के नीचे आती है। वहाँ मौजूद कुछ लड़कियाँ तुलसी की खूबसूरती से जल रही थी। तुलसी ने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन सादगी में भी कयामत ढा रही थी और यही चीज़ उन लड़कियों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। इधर नितिन जब तुलसी को देखता है तो उसकी नज़रें मानो उस पर ठहर ही जाती हैं। वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। नितिन को इस तरह तुलसी को देखता देखकर उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त उसकी फिरकी लेते हुए कहता है, भाई तेरी ही है, बाद में आराम से देख लेना। अपने दोस्त की बात सुन के नितिन झेप जाता है और अपने फ़ोन को कान से लगाए दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है, पार्टी कुछ ज़्यादा ही रूखी सूखी लग रही है, नाच गाना जैसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। उसकी बातों पर कई लोग अपनी सहमति जताते हैं। तभी एक और लड़की कहती है, अरे कोई भी उदास ना हो, पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और क्यों ना ही दुल्हन को नचाया जाए। उस लड़की की बात पर सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। वहीं तुलसी तो मानो उनकी बातें सुनकर सदमे में चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मना करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए मुझे डांस नहीं आता और ये मुझसे नहीं होगा। तुलसी बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग तो मानो समझना ही नहीं चाहते हों, अपनी जिद पे अड़े थे। उन लोगों को ना मानता देखकर तुलसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसे अंदर ही अंदर एक घबराहट हो रही थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि नितिन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन वो मेहमानों को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। एक तरह से कहा जाए तो तुलसी पूरी की पूरी कश्मकश में फंस चुकी थी और तुलसी की ये दुविधा नंदिनी जी से छिपी नहीं थी। नंदिनी जी प्यार से तुलसी के सर पे हाथ फेर के कहती है, बेटा जब सब इतना कह रहे हैं तो डांस कर लो ना, क्या दिक्कत है।
ये तो तुम्हारी ही शादी है ना, तुम्हें तो दिल खोल के इसमें डांस करना चाहिए। नंदिनी जी ये सब काफ़ी प्यार से कहती हैं और तुलसी चाह कर भी उनकी बात नहीं काट पाती है। उसने सिर्फ नंदिनी जी को माँ कहा ही नहीं था, वो उन्हें दिल से माँ मानने लगी थी, इसलिए वो उनकी बातें मान जाती हैं। वहीं तुलसी को डांस के लिए मानता देखकर सभी खुश हो जाते हैं। ये भी एक अलग तरह की खुशी होती है जब दुल्हन अपने शादी के फंक्शन में खुद डांस करे और एंजॉय करे। तुलसी भी इस वक्त यही कर रही थी। इधर म्यूजिक शुरू हो जाता है और तुलसी गाने की लाइन सुन के डांस करना स्टार्ट कर देती है। उसे आसपास की चीज़ों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें पूरी तरह से आसपास के लोगों को अनदेखा कर दिया हो। और गाना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तुलसी का दिल वैसे वैसे घबरा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी तेज धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अपना उसके बेहद करीब आने वाला हो। इधर तुलसी ने एक लहंगा पहन रखा था। ये कहना मुश्किल था कि लहंगा पहले से ही खूबसूरत है या तुलसी ने उसे पहनकर और खूबसूरत बना दिया था। गाने का हर शब्द तुलसी के दिल में उतर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गाने के हर शब्द उसी के लिए बने हों और उसे डांस करता देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बस उसे ही देख रहे थे। वहीं तुलसी हर चीज़ से बेखबर अपने धुन में डांस कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे एक अलग ही खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सालों की तड़प आज खत्म होने वाली है। इधर गाने के लास्ट में गाने के साथ साथ तुलसी भी गोल गोल घूम रही थी। उसकी आंखें बंद थी और गोल गोल घूमते घूमते वो सीधा जाकर एक इंसान से टकरा जाती है, जिससे कि उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे किसी अपने का एहसास हो रहा था। उस इंसान के बॉडी की खुशबू उसे काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। तुलसी धीरे धीरे अपनी आँख खोल के अपने सामने खड़े उस इंसान को देखती है, तो उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और अगले ही पल वो उसकी बाहों में झूल के गिर जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।